सदावत्सले मातरमों में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग को लेकर मैंने पिछली भी 2 रिपोर्टें बनाई थीं और उसमें कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं हैं कि हिंडनबर्ग पर हम कर तो कुछ नहीं सकते। उनका कहना था हिंडनबर्ग पर हम कर कुछ नहीं सकते, हमारा जुरिडिक्शन भी नहीं लगता, लेकिन भारत में ऐसी कोई घटना ना हो इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाए। पहले दिन तो यही चर्चा होती रही कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है क्या, या इकोनॉमिक मामलों में जो सेबी के मामले रहते हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर के मामले रहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में सीधा उसकी सुनवाई हो सकती है। मेरा मानना था कि पीआईएल तो मेंटेनेबल होती है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का मामला बनता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कहते हैं कि पहले भाई वहाँ जाओ जहाँ का ओरिजिनल जुरिडिक्शन लगता है, क्योंकि प्राधिकरण ऑलरेडी है। अभी आपने सुना होगा कि वक्फ के मामले में मैंने उस पर रिपोर्टिंग भी की थी कि वक्फ के मामले में केरला हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई पहले वक्फ ट्रिब्यूनल पर जाइए, जब ट्रिब्यूनल जीवित है तो हमारे पास क्यों चले आ रहे हैं, तो पहले ट्रिब्यूनल पर जाइए, उसके बाद हम पर अपील सुनिए। तो जो पीआईएल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता तो ये भी कह सकता था कि सेबी चूंकि इस प्रकार का प्राधिकरण है जो शेयर मार्केट को चेक करता है, वहाँ मुकदमा भी होता है, तो पहले सेबी पर जाइए, सेबी के निर्णय के बाद हमारे पास आइए। लेकिन चूंकि मामला 10 लाख करोड़ का था इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आया होगा क्यों ना हम सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बात यह है कि 2 पिटीशनें थीं, तीसरी पिटीशन एक और उन्होंने क्लब कर दी है। पहली पिटीशन में यह कहा गया था कि हिंडनबर्ग की जांच करिए, दूसरी पिटीशन में यह कहा गया था कि अडानी पर जांच करिए, और तीसरी पिटीशन जो अभी गई है उसमें यह कहा गया है, कांग्रेस की तरफ से गई है, कांग्रेस ने कहा है अडानी पर जांच, उस पर एसबीआई पर जांच करिए, एलआईसी पर जांच करिए। एलआईसी, एसबीआई या जो बैंकें सरकारी सेक्टर की बैंकें हैं उन्होंने अडानी पर पैसा क्यों लगाया और जो डूब रहा है। उनका ये भी कहना था कि अडानी के शेयर्स जो कि एफपीओ में थे वो ज़्यादा महंगे थे, ओपन मार्केट में सस्ते थे। मुझे लगता है कि ओपन मार्केट में इसलिए सस्ते थे क्योंकि मार्केट एकदम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से गिर गई। मार्केट गिरने की वजह से एफपीओ का रेट ज़्यादा दिखाई देने लगा और मार्केट डाउन दिखाई नहीं देने लगी। ये पॉइंट वो लेकर चले गए। वो पॉइंट ये था ही नहीं, पॉइंट तो ये था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या गलत है, अडानी सही है या गलत है। अब अडानी को सही और गलत करने के लिए हमारे पास 3 मेन अथॉरिटी हैं। पहली तो सेबी है जिसमें उसका शेयर गया है, दूसरा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जो या आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, और तीसरा आरबीआई है जिसका ये सब मामला बनता है। और तीनों ही अथॉरिटी हैं, तीनों ही प्राधिकरण हैं, यानी कि तीनों के पास ऑर्डर करने का, जजमेंट करने का, कंपनी को बाइंड करने का, उनके शेयर्स को सीज करने का, शेयर मार्केट से डीबार करने का और उनकी कंपनियों पर एक्शन लेने का अधिकार है, तीनों को है। लेकिन वहां जाने की बजाय पीआईएल यहां पर आई। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सरकार प्रेजेंट हुई, सरकार ने ये कहा कि भाई इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। देखिए, हमारी मार्केट चूँकि ग्लोबली हम बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी से, हम फास्टेस्ट इकोनॉमी हैं वर्ल्ड के, इसलिए इन चीज़ों को ओपन कोर्ट में ना सुने तो अच्छा होगा। इस पर अगर आपको कुछ करना है तो ओपन कोर्ट में ये ना उछाली जाए तो अच्छा है। सेबी इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, आरबीआई काम कर रहा है, हम चेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व को मैसेज ये जाना चाहिए कि भारत जो है वेल इक्विप्ड है। पूरे विश्व को मैसेज ये ना जाए कि सुप्रीम कोर्ट जब कमेटी बिठाता है तब सेबी सही काम करता है, अदरवाइज सेबी भी दूसरी लाइन पर है। सेबी अडानी जैसे लोगों को भ्रष्टता करने देता है, उनके शेयर्स मार्केट ऊपर नीचे करवाता है, उनके डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करने की अनुमति दे देता है, शेयर मार्केट में गलत बैलेंस शीट को स्वीकार कर लेता है और उस बैलेंस शीट के आधार पर शेयर हाइप कर जाते हैं। ऐसे जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं, तो ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तब सही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की इक्विटी या सुप्रीम कोर्ट की इस जस्टिस के चक्कर में भारत की इकोनॉमी क्लैश ना कर जाए, भारत के शेयर मार्केट पर लोगों का विश्वास ना उठ जाए, या भारत की आरबीआई और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऊपर कहीं लोग प्रश्न ना करने लगें कि ये संस्थाएं अच्छी नहीं है, जबकि ये संस्थाएं वेल इक्विप्ड हैं और इन पर इस समय हम इन्वेस्टिगेशन चूंकि कर रहे हैं, इसलिए उस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई बात आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम जानते हैं कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं लगता, हम जानते हैं कि हिंडनबर्ग का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक मामला है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 10-10 लाख करोड़ रुपया आम आदमी का डूब जाता है, इसलिए हमको सोचना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये सब कुछ ठीक रहे और इस पर दूध का दूध पानी का पानी आए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी, चूंकि मिडिल क्लास का पैसा इस समय शेयर मार्केट में लगने लगा है, हम सब जान ही रहे हैं कि भारत बड़ी तेजी से ट्रिलियंस डॉलर्स की
इकोनॉमी बनता जा रहा है और इकोनॉमी बनती जा रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो फिर मिडिल क्लास पैसे को बैंक में रखे, बैंक के ब्याज कम होते जा रहे हैं, तो बैंक में रखने की बजाय शेयर मार्केट में लगाए, भले ही वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाए या फिर डायरेक्ट लगाए, तो शेयर मार्केट में लगाएगा। शेयर मार्केट में चूंकि आम आदमी का पैसा लगा है इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेंटेनेबल है, तो आम आदमी का प्रोटेक्शन करना मेरा काम है, इसलिए हम इस पर कोई सोल्यूशन चाहते हैं। सरकार दूसरे दिन आई, समय दिया गया, सरकार ने फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इंस्ट्रक्शन लिए और इंस्ट्रक्शन लेने के बाद सॉलिसिटर जनरल जब कोर्ट में आए तो उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए, आप कमेटी बनाना चाहते हैं बनाइए। वैसे तो सेबी हमारी वेल इक्विप्ड है, काम कर रही है, उस पर वो इन्वेस्टिगेशन बिठाए हुए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उस पर काम करिए, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, उस पर कमेटी बिठाइए। लेकिन मेरा एक सुझाव है, और मेरा सुझाव ये है कि हम आपको सील्ड एनवलप में खबर दें, जो नाम प्रपोज करने हैं वो नाम दें, सील्ड एनवलप में जो नाम दिए जाएं उनकी कमेटी बनाई जाए, और ये यहाँ पर ओपनली डिस्कस ना हो, ओपनली यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्वीकार भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, हम आपको अगली तारीख देते हैं और अगली तारीख को आप बंद एनवलप में हमको बताइए कि किसकी किसकी कमेटी बैठाई जा सकती है। लेकिन जब आज और अभी सुप्रीम कोर्ट में बंद एनवलप में भारत सरकार ने कुछ नाम प्रपोज किए कि इनकी कमेटी बना दीजिए जो इन्वेस्टिगेशन करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बंद एनवलप के सजेशंस को रिजेक्ट कर दिया। सरकार लगातार कह रही है कि साहब ये जो है वो ओपन कोर्ट में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ओपन कोर्ट में डिस्कशन होगा तो इससे भारत की इकोनॉमी पर फर्क आएगा, इससे भारत में इन्वेस्टमेंट पर फर्क आएगा, आम आदमी का शेयर मार्केट में विश्वास पर फर्क आएगा, कंपनियों की साख पर फर्क आएगा, भारत सरकार की साख पर फर्क आता है तो हमारा बजट सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ओपन कोर्ट में इस पर डिस्कशन मत करिए, बैठकर इस पर तय कर लेते हैं कि क्या करना है। ऑलरेडी हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, उसके अलावा और आपको सेटिस्फैक्शन, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम सब कुछ जो आप मांगेंगे सब कुछ हम देने को तैयार हैं, लेकिन उसको चैम्बर में सुन लीजिए, अंदर सुन लीजिए, उसको ओपन कोर्ट में मत लाइए। ये भारत सरकार का अपना व्यू था। लेकिन कोर्ट ने बंद एनवलप का जो रिकमेंडेशन थी उसको अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करते हुए उन्होंने साफ कहा कि अगर आपके द्वारा रिकमेंडेशन दी जा रही हैं उनकी हम कमेटी बना लेते हैं तो फिर एक नई तरह की बहस भारत में छिड़ जाएगी। अब देखिए, क्योंकि इसको मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो राहुल गांधी से कनेक्ट कर लीजिए कि राहुल गांधी कह रहे थे कि आप अडानी के ऊपर मेहरबान हैं। कैसे कैसे मेहरबान हैं कि आप श्रीलंका में जाते हैं, वहाँ पर उनको अनुदान देते हैं और अनुदान देने के बाद पीछे से अडानी जी को वहाँ भेज देते हैं श्रीलंका में। अडानी जी उस अनुदान के आधार पर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और अडानी जी काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप श्रीलंका को अनुदान देने नहीं गए थे, आप तो अडानी को प्रपोज करने गए थे। ऐसे ही आप श्रीलंका में जाते, वहाँ बांग्लादेश में जाते हैं, बांग्लादेश में आपको पावर प्लांट लगाने हैं, उनके लिए अनुदान दिया आपने और उनको जो कर्जा दिया या अनुदान दिया, उस अनुदान के पीछे अडानी जी पहुंच गए और वो कॉन्ट्रैक्ट अडानी को पहुंच गए। ये राहुल गांधी के पार्लियामेंट के अंदर अपने विचार थे। मैंने उस पर भी कहा था कि भैया इससे अच्छा क्या हो सकता है, अमेरिका तो ऐसे ही करता है कि जहाँ जिन कंट्रियों को वो पैसा देता है उनके पीछे अपनी कंपनियों को भेज देता है और उनकी कंपनियां ही उसमें काम करती हैं। यहाँ तक कि जिन देशों पर वो हमला करता है, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, चाहे इराक की बात करें, जिन कंट्रियों पर वो हमला करता है, हमला करने के बाद वहीं की सरकार बिठाता है, उसका मेन उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि उसकी कंपनियाँ उस देश में काम करेंगी। तो इराक में भी उनकी ही कंपनियाँ सारी काम कर रही हैं और जब तक वो अफगानिस्तान में बैठे तब तक अमेरिका की कंपनियाँ काम कर रही थी। यानी कि इकोनॉमिकली जो वहाँ का उत्पाद है या अमेरिका ने जो खर्चा किया है या युद्ध में अमेरिका ने जो खर्चा किया है या अनुदान में जो अमेरिका ने खर्चा किया है, वो सारा पैसा अमेरिका वापस आ जाए, ये उनका उद्देश्य रहता है। अगर मैं ये कहता हूं कि श्रीलंका में इकोनॉमिकली ये प्रॉब्लम चल रही है और भारत सरकार उनकी मदद करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की तरह केजरीवाल को पेमेंट फाइनेंस किसी दूसरे मद में दिया जाता है और खर्च कहीं वो एडवर्टाइजमेंट में कर लेते हैं और बाद में कहते हैं आपको क्या। पंजाब में फंड किसी दूसरे मद में दिया जाता है और खर्च वो दूसरे मद में कर लेते हैं। यही हाल हमने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल का है। तो फिर उसके बाद ही सरकार ने ये करना शुरू कर दिया था कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे, हम पंचायतों को सीधा पैसा देना शुरू करेंगे, हम पंचायतों के अकाउंट में डालेंगे, हम सरकार को पैसा देने के बजाय सीधे उस इंस्टीट्यूट को पैसा देंगे जिसको खर्च करना है। नहीं तो सरकार के पास पैसा जाता है ग्राम पंचायत का, खर्च कर लेती है कहीं और। क्या श्रीलंका में ये संभावना नहीं कि हम पैसा दें सरकार को वहाँ की सीधी और सरकार वहाँ पर
खर्च करके बराबर कर दे और कैसा, हमारी तो मोटर गाड़ियों में पेट्रोल नहीं था, हमने तो पेट्रोल डाल के ख़त्म कर दिया। तो हमने किस के लिए पैसा दिया? हमने वहाँ सरकार के लिए पैसा नहीं दिया था, हमने वहाँ जनता को फैसिलिटी देने के लिए पैसा दिया था, मानवता के ग्राउंड पर पैसा दिया था। इसलिए वहाँ पर स्कूल बनना है, वहाँ पर अस्पताल बनना है, वहाँ पर पोर्ट बनना है, वहाँ पर एयरपोर्ट बनना है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, वहाँ बिजली घर लगना है, तो पैसा हमने उसके मद में दिया। अगर भारत सरकार ने उसके बीच में ये कह दिया कि भाई हमारी कंपनियां इसमें काम भी करेंगी, अगर कहा होगा, तो मेरा मानना थोड़ा दूसरा है। ये बहुत सीक्रेट प्लान होते हैं सरकारों के बीच की, आपस की बिल्कुल सीक्रेट मीटिंगें होती हैं जिसमें ये कहा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है कि हम तो पैसा तभी देंगे जब हमारी कंपनियां काम करेंगे। तो अगर भारत की कंपनियां उसमें काम करती हैं और पैसा उन्हीं मदों में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है कि हम आपको अस्पताल बना कर देंगे, इसका मतलब नहीं है कि हम आपको 200 करोड़ रुपया देंगे, 200 करोड़ रुपया हम अपनी कंपनी को देंगे, वो आपको अस्पताल बना कर देगी। इसमें क्या बुराई है? वो अस्पताल उनको तो अस्पताल के लिए जाना, तो वो अस्पताल भी बनेगा, भारत की कंपनी को बिजनेस मिलेगा, इकोनॉमी भारत की बढ़ेगी, भारत को काम मिलेगा, भारत के लोगों को काम मिलेगा। ये अमेरिका भी करता है। अगर हमने किया होगा, मुझे नहीं मालूम कि किया कि नहीं किया, राहुल गांधी के आरोपों के आधार पर मैं कह रहा हूं, अगर किया होगा तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है? खैर, उनके ये आरोप हैं। तो फिर अब यहां पर जब कांग्रेस ने इंटरवेंशन कर दिया और कांग्रेस ने ये कह दिया कि साहब एसबीआई पर और उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दीजिए, और कांग्रेस जैसे ही इन्वॉल्व हुई, आप देखिए कि 2-3 तारीखें पड़ चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट एग्रीड था कि हम इस पर आपके द्वारा सजेस्ट की गई कमेटी कोर्ट के मॉनिटरिंग में, कोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में हम इसको इन्वेस्टिगेट करवा लेंगे, इसकी कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे, अपनी रिपोर्ट दे कि क्या गड़बड़ हुआ और क्या कर सकते हैं। जैसे ही कांग्रेस की पिटीशन गई और कांग्रेस की पिटीशन में ये बात सामने आई कि साहब आप एसबीआई ने पैसा दिया है, एलआईसी ने पैसा दिया है और बैंकों ने पैसा दिया है, उनके पैसे पर इन्वेस्टिगेशन करवा दो, सुप्रीम कोर्ट में ये बहस शुरू ही हुई होगी। तो मुझे पूरा अनुमान है कि जो ये कांग्रेस के वकील खड़े हुए हैं उन्होंने कहा होगा कि साहब अडानी जी के साथ तो मोदी जी खड़े हैं और मोदी जी ही कमेटी बनाएंगे, तो फिर अडानी जी को साहब बचा ले जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट कमेटी बनाए, तो जब आप सजेशन कर रहे हो तो ये इंप्रेशन जाएगा विश्व को कि इनमें मोदी जी खुद इन्वॉल्व हैं या सरकार खुद इन्वॉल्व है और सरकार के सजेशन पर सरकार के लोगों के द्वारा कमेटी बनाई गई है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार किसी को भी सजेशन दे, लेकिन कोर्ट मॉनिटर का मतलब क्या होता है? सब क्या इन्वेस्टिगेशन छोटे छोटे कोर्ट बिठाएगा? क्या कोर्ट ही इन्वेस्टिगेशन करेगा? अब इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। बहुत सारे प्रश्न खड़े ये होते हैं, क्या कोर्ट किसी को ऑबलाइज करना चाहता है? क्योंकि बहुत सारे रिटायर्ड जजेस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, क्या उनको ऑबलाइज करना उद्देश्य तो नहीं कहीं? ये प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है। जैसे ये कहा जा रहा है कि ये जो कमेटी सरकार ने सजेस्ट की है, उस कमेटी का मतलब ये है कि ये इंप्रेशन जाएगा कि गवर्नमेंट ही बना रही है और गवर्नमेंट अडानी जी को बचाएगी। क्या दूसरा इंप्रेशन ये नहीं जाता कि कोर्ट अपने रिटायर्ड जजेस को बिठाता है अपने मन से, तो कहीं उनको ओबलाइज करने का या फिर कुछ और इंटेंशन तो नहीं? ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, वैसी वर्षा। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं वो जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो फेयर करेंगे, क्योंकि पंच की कुर्सी पर कोई भी बैठता है तो वो बहुत कम इधर का उधर कर पाता है। पंच की कुर्सी पर उसको पंचायत करनी होती है और पंचायत उसको विक्रमादित्य के सिंहासन के अनुसार होती है, ऐसा मानना चाहिए। सत्य तो हम सब देख ही रहे हैं और होता भी है, और भारत जिस प्रकार से भ्रष्टता की तरफ बढ़ चुका है उसके अनुसार संसार में, भारत में कोई भी जो व्यक्ति है उसके ऊपर संशय उठाया जा सकता है, प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि संस्कार हमारे यहाँ बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। संस्कृति से लोगों का भटकाव होता जा रहा है, वैदिक कल्चर से भटकाव होता जा रहा है, और अब अंग्रेजी सिस्टम में हम जाते जा रहे हैं और वहाँ पर विश्वास नाम, जब पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता, माँ बाप पर विश्वास नहीं करता, और इस्लामिक कल्चर में तो भाई बहन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर यहाँ विश्वास की बात उठना स्वाभाविक है जैसे जैसे हम उधर बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा मानना इस विषय पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो रिजेक्ट किया है सिर्फ इस ग्राउंड पर कि इंप्रेशन ये जाता है गवर्नमेंट इसमें है। अगर इस बात की इन्वेस्टिगेशन होकर कोर्ट के अंदर ओपन कोर्ट में चलेगा तो इंप्रेशन ये भी जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जब करता है तभी हमारे यहाँ की फाइनेंशियल सेक्टर भी सही होता है। तो क्या ये बात ध्यान नहीं रखनी चाहिए कि भारत की इकोनॉमी को कोर्ट के कल्चर से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए? नहीं तो देश की जो सिस्टम है उस सिस्टम के प्रति अगर अविश्वास लोगों का पैदा होता है तो इन्वेस्टमेंट में समस्या आती है, और इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ लोगों के विश्वास पर समस्या आती है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने ये, अब सुप्रीम कोर्ट उस पर उन्होंने कहा है कि हम इसको कमेटी अपॉइंट करेंगे,
उम्मीद करते हैं कि जो नाम सरकार ने प्रपोज किए होंगे कुछ नाम उनसे लिए जाएंगे और कुछ एक आध रिटायर्ड जजेस को उसकी अध्यक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने मन से बिठा देगा। और इसके अनुसार हालांकि रिटायर्ड जजेस के लिए केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज इसमें कमेटी में बिठाएंगे तो उसमें रहा होगा। अभी कमेटी का नाम रिकमेंड नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि वो बंद एनवलप में शामिल किया गया था, बंद एनवलप में दिया गया था। इसलिए मेरा मानना यह है यहाँ पर कि बहुत सावधानी से, चाहे सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आरबीआई हो या कोई और, बहुत सावधानी से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और जस्टिस दिखाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी पर फ़र्क आए। इकोनॉमी पर फ़र्क आने का मतलब है 140 करोड़ लोगों के भविष्य पर क्वेश्चन उठ जाना। तो मेरा मानना है कि 140 करोड़ को ध्यान में रखते हुए ही कोई काम होना चाहिए। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को आग्रह करता हूँ, हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि उनको आग्रह कर सकूं और मेरे आग्रह को मानता कौन है, लेकिन फिर भी मेरी दिली इच्छा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिस समय इस पर निर्णय लेते समय भारत की इकोनॉमी, भारत की साख, आज का विश्व का परिदृश्य, भारत का परिदृश्य और भारत में बढ़ता विश्वास, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।